गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के का पाठ 4 जयशंकर प्रसाद को हम पढ़ेंगे। उनकी लिखी हुई आपके पाठ्य पुस्तक में रचना है आत्मकथ्य। तो सबसे पहले कविता में जाने से पहले मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के बारे में बताना चाहूँगी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हुए, जिसमें प्रसाद, पंत और निराला। तो सबसे पहले कविवृत्त में हम जयशंकर प्रसाद के बारे में आइए कुछ जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, जिसको हम लोग बनारस भी बोलते हैं। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए। काशी का सबसे फेमस कॉलेज कौन था? क्वींस कॉलेज। उसमें वो पढ़ाई करने गए, लेकिन उस समय उनकी परिस्थितियां बिल्कुल इनके विपरीत रहीं। इसके कारण वे 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और फिर बहुत बड़े कवि बने। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हुआ। बहुत कम समय में इन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। अब उनकी रचनाएं उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनका जीवन काल जो रहा वो बहुत दुखमय रहा। असमय इनके पिता की मृत्यु, उसके बाद सारा बोझ इनके कंधे पे आ जाना। तो उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला। वे कवि होने के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। बहुत सारे नाटक भी उन्होंने लिखे, जिसमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली और इरावती, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनका कहानी संग्रह रहा। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद का साहित्य जो है बहुत कोमल, माधुर्य और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय कल्पना, छायावादी में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया गया। अतिशय मतलब बहुत अधिक। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, सौंदर्य का एकदम गूढ़ चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं रही। इतिहास और दर्शन में उनकी काफ़ी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके नाटक में इतिहास का बहुत अधिक समावेश है। देखिए, उस समय पुराने अभी जैसे आप अखबार पढ़ते होंगे, अभी अखबार छपती है, अभी का आप लोग पढ़ते होंगे चंदा मामा, कादम्बनी, उस तरह की उस समय प्रसाद के समय बहुत सारी पत्रिकाएं छपती थी, जिसमें एक प्रेमचंद का हंस था, हंस पत्रिका। और हंस पत्रिका में एक विशेषांक निकलता था जो आत्मकथा नाम से तय था। तो प्रसाद जी के उस समय बहुत सारे मित्र, कवि मित्र भी लोग थे। तो उन्होंने कहा, उनसे आग्रह किया कि वो भी एक आत्मकथा लिख के वहाँ पर डालें। सारे कवि अपना अपना आत्मकथा लिखते थे और उसमें उनकी छपती थी।
प्रसाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और इससे सहमत भी नहीं हुए। अंत में जब उन लोगों ने बहुत आग्रह किया तो उनकी असहमति जबरन कविता लिखाने से ये कविता जन्म ली, पैदा हुई। और इस कविता का नाम क्या हुआ? आत्मकथ्य। आत्मजोड़ कथ्य यानी अपनी कहानी, अपना कहना। यह कविता पहली बार 1932 ईस्वी में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। सारे कवि लोग अपने अपने इतिहास लिख के दिए, अपने साथ उनका जो बीता, अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन उनके आत्मकथा के जगह उनकी यही कविता छपी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी शैली में यह कविता लिखी गई है और जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है? बहुत ही अपने वेदनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें की है, जो लोगों को दिखाने लायक नहीं है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने वो अपनी छायावादी सूक्ष्मता को लेकर अपने अंदर की वेदना को जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सुंदर, ललित एवं नए शब्दों को पिरोकर उन बिंबों का प्रयोग करके इस कविता को लिखी। इन शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा है ना। उसमें किसी भी प्रकार की विशिष्टता नहीं है जो छापी जा सके, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान रोचक कलाकार उसको पढ़ के वाह वाह करें और कुछ सीखें। तो ऐसी वो कविता क्यों लिखेंगे, ऐसी आत्मकथा वो क्यों लिखेंगे? कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि ने अपने यथार्थ को स्वीकार किया है। जीवन में जो भी उनकी उबड़ खाबड़ सुख दुख वेदनाएं रहीं, उनको इस कवि ने प्रसाद जी ने बहुत विनम्रता से अपनी आत्मकथित कविता में प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, अब हम आते हैं अपनी कविता में। बच्चों, आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुनाकर, मधुप किसको बोलते हैं? भौरा को। तो जयशंकर प्रसाद के मन रूपी मधुप उनके अंदर गुनगुना कर एक कहानी कह रही है। कौन सी कहानी? कि देखो कितनी हमारे जीवन की कोमल कोमल कितनी पत्तियां मुरझा मुरझा कर एक एक करके गिरती गईं और ये बहुत घनी हो गई हैं। यानी जयशंकर प्रसाद का कहना है कि हमारे जीवन में बहुत सुंदर सुनहरे सपने थे जो एक एक करके मुरझाकर गिरते गए और हमारे जीवन में आज ये पूरी सघनता के साथ हमको आच्छादित किए हुए हैं, हमको ढके हुए हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में लोगों का बहुत जीवन इतिहास है। क्या मैं अपने इस जीवन इतिहास को उपहास बना दूं? उसको मैं मजाक बनाना नहीं चाहता। कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो लोगों के लिए प्रेरणा बने, लोग उसे पढ़कर कुछ सीखें। उनके जीवन में
दुख के सिवाय और कुछ नहीं रहा। इसीलिए अपने जीवन के की आत्मकथा को लिखकर मैं उसको मजाक नहीं बना सकता। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। लो ये कैसे करते हैं अपने ही जीवन की मैली उपहास मजाक। तब भी कहते हो कह डालूं अपनी दुर्बलता अपनी बीती, इतना जानते हुए भी कहते हो कि मेरे साथ जो भी दुर्बलताएं हैं मैं कैसे लोगों के सामने रख दूं। हमारी साथ जो दुर्बलताएं हमारी साथ जो बीती हैं वो मैं कैसे लोगों को बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, है ना। अगर तुम सुनोगे तो बहुत सुख पाओगे मेरी इस खाली गागर को देख के। इस गागर में कुछ भी नहीं है जिसकी तुम अपेक्षा कर रहे हो, आशा कर रहे हो। इस मानव रूपी गागर में प्रसाद जी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुनहरा है, जो उज्जवल है, जो मैं तुम्हें दिखा सकूं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे खाली करने चले हो, तुम मेरी मजाक करने चले हो। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुम अपने आप को देखो, मेरा रस लेके तुम अपने में क्या भरोगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी कैसे उड़ाऊं मैं हंसी। ये कैसी विडंबना है। मेरा जीवन बहुत सरल है, आम आदमी की तरह है, और मैं कभी नहीं चाहता कि अपनी सरलता का हंसी उड़ाऊं। उसको मैं किन्हीं के सामने रख कर, लोगों के सामने समक्ष रख कर अपने को उपहास बनाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखाऊं। क्या अपनी भूल कर मैं अपनी प्रवंचना जो मेरे साथ बीती है मैं और लोगों को दिखा दूं, दूसरों को दिखाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि आगे कहता है, मैं सुंदर गाथा, अपनी जीवन की सुंदर गाथा उन मधुर चांदनी रातों का कैसे सुना दूं। अरे खिलखिलाकर हंसते हुए वाली उन बातों की, अरे मैं कैसे बताऊं। मेरे मन में भी कभी खिलखिलाकर हंसी आई थी, है ना। और क्या हुआ था, मैं भी मधुर चांदनी रातों में जिया है अपनी प्रियतमा के साथ, लेकिन वो प्रियतम मेरे पास नहीं रहा। मिला वहाँ का सुख, कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अरे वो कहाँ मैं उस सुख को पा सका, है ना। उस सुख को मैं कहाँ पा सका। मैं अर्ध निद्रा में उसका स्वप्न ही तो देखा था कि वो हमारे आलिंगन में, हमारे पास में, बाहु पास में, है ना। आलिंगन किसको कहते हैं, गले लगाने को। तो हमारे बाहु पास में आया भी तो हमको मुस्कुरा के वो देखकर ही सिर्फ चला गया। मैं उसका अनुभव भी न कर सका। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरे तुम क्या जानो, है ना। वो अनुरागिनी, मेरी प्रियतमा, मेरी अनुरागिनी ऐसी थी, है ना, जिसमें उषा क्या अपनी सुहाग सजाती थी उस मधुमाया की।
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में तुम क्या जानो कि वो कैसी थी। वो उनकी प्रियतमा ऐसी थी, उनका सुख ऐसा था। कैसा था? जिनकी गाल में, अरुण मीन्स लाल होता है, कपोल मीन्स गाल होता है, जिनकी गालों में लाली थी और उन लाली से उषा क्या करती थी? देखकर जागती थी। उनके लाली, उनके कपोलों की लाली में, उनके गाल की लाली की सुंदरता में कौन रहता था? उषा जागती थी, है ना। सुबह होती थी, सुबह की लालिमा उनके गालों में आती थी नहीं, बल्कि उनकी गालों की लालिमा को लेकर सुबह अपना स्वप्न सजाती थी। वो इतनी सुंदर थी। और वो प्रियतमा अनुरागिनी उषा उन्हीं के सुहाग में, उन्हीं के मधुर स्वप्नों में क्या करती थी? आराम करती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक पंथा की, है ना। एक थके, पथिक मीन्स राही, पंथा मीन्स राहगीर। तो उसकी स्मृति, उनके प्रियतमा की स्मृति ही उस थके हुए पथिक की पाथेय बन गई, यानी उस थके हुए पथिक के लिए सहारा बनी। क्या? सिर्फ उसकी स्मृति, एक उसकी याद, है ना। किसकी याद? उसकी सुखद प्रियतमा की याद। सीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे। सीवन मतलब समझता है, समझते हो आप लोग? सीवन के मतलब होता है सिलाई, है ना। और जब कंथा हम सीते हैं, जिसको कैंथरी, गेंदरी घर में बोला जाता है, फटे हुए कपड़ों का अंदर में घुसा के और ऊपर से सिल दिया जाता है, तो उनका जीवन बिल्कुल उसी तरह है। तुम अंदर हमको खोलोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। क्या पाओगे? वो एक कंथा है जिसके अंदर में सिर्फ फटे हुए चिथड़े हैं, जिससे आदमी कुछ सीख नहीं सकता। बस मेरा जीवन क्या है? एक कंथा की। उसको उधेड़ कर तुम क्या दिखोगे? अंदर में चिथड़े ही मिलेंगे, यानी अंदर में कुछ भी नहीं मिलेंगे। मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे? मेरी आत्मकथा में चिथड़े ही चिथड़े हैं, है ना। इसलिए इसे सुनो नहीं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन इतना सरल, इतना विनम्र, इतना छोटा कि उनकी आज बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं कह सकता। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, है ना, मुझे सुनने वालों, तुम बताओ, क्या इससे ये अच्छा जो मेरे जीवन को जो तुम उधेड़ रहे हो, क्या उससे सिर्फ ये अच्छा नहीं है कि मैं सिर्फ औरों का ही सुन लूं, अपना कुछ ना कहूं? सुनकर क्या करोगे भला तुम मेरी भोली आत्मकथा? तुम ये बता दो कि मेरी भोली सी, है ना, आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, जिसके अंदर सिर्फ चिथड़े भरे हुए हैं, दुख है ना, तकलीफ है, और क्या है? कुछ विशेष मेरे पास है ही नहीं। तो इस भोली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे? अभी समय नहीं, समय भी नहीं, थकी सुहाय सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी समय भी नहीं है, मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं अपने अंदर की व्यथा को तुमको बता पाऊँ। और क्या है? मेरी मौन व्यथा जो है, मेरा दुख जो है, वो थक कर वो क्या की है? सो गई है। इसलिए वो भी कुछ नहीं कहना चाहती। इससे बेहतर है कि मैं चुप रहूं, मैं किसी को और न कहूं।
ठीक है बच्चों, तो आगे इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना।